तो कैसे हो दोस्तों। मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज का लेक्चर जो है स्टार्ट करेंगे एक शानदार डे के साथ में, और काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ऐसी चीजें खासकर मॉडर्न सोसाइटी में तो नहीं होनी चाहिए। बात की जा रही है स्लेव ट्रेड एंड इट्स अबोलिशन के बारे में। स्लेव क्या होता है पहले आप लोग ये समझिए। जैसे आप लोग अगर इंसानों को अपने घर पर नौकरी के लिए रखते हो कि हाँ ये झाड़ू लगाने वाला है, ये पोछा लगाने वाला है, तो आप लोग नॉर्मली उसको सैलरी देते हो कि हाँ भैया ये तुम्हारी मंथली सैलरी होगी, तुमने यहाँ पर काम किया है। पर लेकिन ये सोचिए अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन आप लोगों के घर में है, कोई बाहर का इस तरीके का इंसान, और आप लोग उसको सैलरी नहीं दे रहे हो, बस उससे काम कराए जा रहे हो, और आपके घर पर ही रहता है, उसको खाने के लिए बस खाना दे रहे हो एक तरीके से, और बाकी उसके ऊपर जब चाहे तुम अत्याचार भी कर सकते हो। तो इनडायरेक्ट वे में आप लोग बोल सकते हैं कि ये स्लेव जो होता है इसको अपनी प्रॉपर्टी मान लेते हैं। रहता तो इंसान ही है पर उसको अपनी प्रॉपर्टी मानने लगता है जिसके अंडर ये काम करता है, तो ये स्लेव हो जाता है एक तरीके से। आप लोगों ने पद्मावत मूवी देखी होगी, तो जो पद्मावत मूवी में जब यहाँ पर एक पर्टिकुलर स्लेव उसको गिफ्ट किया जाता है रणवीर सिंह को, तो उसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो वो जो स्लेव रहता है बोलता है कि ये तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेकर आया हूं, तो देखो तो ये कितना काम का है कि इसकी गर्दन काट दे, तुरंत गर्दन काट देता है। तो वो कंडीशन वहां पर जो दिखाएगी, एक मैंने एक तरीके से वो स्लेव हो गया। पहले क्या होता था, ऐसे इंसानों को खरीदा और बेचा जाता था। तो जब इंसानों को खरीदा और बेचा गया तो बिल्कुल ऐसे ऐसे घर में आप लोग पालतू जानवर रखते हैं, वो आप लोगों की प्रॉपर्टी होते हैं। ये हमारी गाय भैंस है, ये हमारा कुत्ता है, तो ये प्रॉपर्टी हो गया। इनडायरेक्ट वे में आप लोग उनकी इंडिपेंडेंसी छीन रहे हैं एक तरीके से अगर देखा जाए तो स्लेव की भी बात यही होती है एक तरीके से। जो स्लेव होता है उसको एक तरीके का कुछ ऐसे ट्रीटमेंट बनता है कि मेरी प्रॉपर्टी हो गया, अब उससे चाहे जो काम कराएं वो भी बिना सैलरी के। तो ये काफी लार्ज स्केल पर सोसाइटी में देखने को मिलता था, जो गलत तरीके से इसका एक तरीके से मिसयूज यहाँ पर बहुत सारी चीजें की जाती थी। इंसानों को इंसान नहीं जानवर समझा जाता था, ट्रेड किया जाता था स्लेव का, कौन अच्छा स्लेव है उसकी मार्केट में बोली लगाई जाती थी। तो उसी को अबोलिश करने की बात की गई। तो इसी के चलते जो डे है 23 अगस्त वो पिक्चर में सामने निकल कर आया, और यहाँ पर ये जो है यूनेस्को, इसके द्वारा काफी बड़ा रोल इसके द्वारा प्ले किया गया इस पर्टिकुलर डे को सेलिब्रेट करने में। यूनेस्को क्या है यहाँ पर, ये यूनेस्को है यहाँ पर यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके द्वारा यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर फोकस दिया गया। एम यही था कि जो भी पास्ट में जो स्लेव ट्रेड चला, इंसानों को खरीदा और बेचा जाता था, उसको रोकने की कोशिश के थ्रू की जाए, और हिस्टोरिकली जो भी यहाँ पर कॉन्सिक्वेंसेज उसके रहे उन सब चीजों को रोका जाए। कुछ ऐसे मेथड यहाँ पर इजाद की जाए ताकि फ्यूचर में कुछ ऐसी चीजें देखने को न मिले। अब्राहम लिंकन के द्वारा यहाँ पर एंड करने की बात की गई स्लेवरी और न्यू ईयर डे 1863 के अंडर में। 1888 में यहां पर ब्राजील जो है वो लास्ट कंट्री बची थी अमेरिका के अंदर जहां से स्लेवरी जो है वो खत्म कर दी गई। तो स्लेव के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। एक तरीके से इंसान को इनह्यूमन कंडीशन में रखा जाता है अपने काम कराने के लिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं एक न्यूज की ओर। ये जो न्यूज है मैं थोड़ी सी डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि आप लोगों से कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इस पर्टिकुलर स्पोर्ट जो अवार्ड है उसके बारे में। तो मैं अप्रोक्सीमेट सारे जो अवार्ड है यहाँ पर कवर करने वाला हूं, किस पर्टिकुलर अवार्ड को किस पर्टिकुलर फील्ड से कनेक्ट किया जाता है। तो ये हम लोग यहाँ पर बातें देखेंगे। आखिर न्यूज में किस लिए गवर्नमेंट के द्वारा अभी यहाँ पर नेशनल स्पोर्ट अवार्ड जो है वो अनाउंस किए गए 2020 के लिए, यानी कि 2020 में जो स्पोर्ट अवार्ड है उनके बारे में बात की जा रही है। क्रिकेटर जो रोहित शर्मा है, पैरा एथलीट जो यहाँ पर मरियप्पन थंगवेलु, ठीक है, तो ये है यहाँ पर टेनिस प्लेयर जो है यहाँ पर जिनका नाम है यहाँ पर मनिका बत्रा, रेसलर है यहाँ पर विनेश फोगाट, और इंडियन वुमेन हॉकी जो टीम कैप्टन है रानी रामपाल, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर पर्सनैलिटी है जिनको यहाँ पर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड देने की बात यहाँ पर की जा रही है। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कौन किस खेल से रिलेटेड है। जैसे यहाँ पर बात करें क्रिकेटर रोहित शर्मा हो गया, पैरा एथलीट हो गए यहाँ पर मरियप्पन थंगवेलु, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर टेनिस प्लेयर हो गया कौन, मनिका बत्रा, रेसलर हो गई विनेश फोगाट, जो आप लोगों ने फोगाट फैमिली का नाम सुना होगा, बबीता फोगाट, वो सारी जिसके ऊपर दंगल मूवी बनी है, तो उन्हीं से रिलेटेड है यहाँ पर, ये उन्हीं की फैमिली से रिलेटेड है। इंडियन वुमेन हॉकी जो टीम कैप्टन है रानी रामपाल, तो ये पर्टिकुलर पर्सनैलिटी के नाम आप लोगों को पता होना चाहिए किस पर्टिकुलर गेम से रिलेटेड है। इनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से नवाजा जा रहा है, तो इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन को जान लेते हैं। जैसे राजीव गांधी खेल रत्न जो है यहाँ पर ये हाईएस्ट अवार्ड है स्पोर्ट में, अगर इंडिया के अंदर हम लोग बात करें, यानी कि भारत के अंदर सबसे जो हाईएस्ट अवार्ड है खेल का, यह राजीव गांधी खेल रत्न, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। द्रोणाचार्य आप लोगों को पता है, नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पर ये किसी कोच के लिए होगा, टीचर के लिए होगा। तो ये ऑनर दिया जाता है यहाँ पर एमिनेंट कोचेज, जो भी कोच रहते हैं यहाँ पर अलग अलग फील्ड के, तो कोच के लिए जो अवार्ड दिया जाता है इसको बोलते हैं द्रोणाचार्य अवार्ड, ठीक है। अर्जुना अवार्ड के बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ पर गुड परफॉर्मेंस होनी चाहिए लास्ट 4 ईयर, यानी कि लास्ट 4 ईयर में जो अच्छी परफॉर्मेंस रही है, तो उसके बेस पर यहाँ पर एक तरीके से चेक किया जाता है 4 या फिर उससे ज्यादा साल में कि कैसी क्वालिटी रही है, परफॉर्मेंस कैसी रही है, कैसी लीडरशिप क्वालिटी रही है, स्पोर्टमैनशिप कैसा रहा, यहाँ पर सेंस ऑफ डिसिप्लिन रही है नहीं रही है। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर अर्जुन अवार्ड दिया जाता है पर्टिकुलर पर्सनैलिटी को।
ध्यानचंद जो अवार्ड है यहाँ पर ये लाइफ टाइम अचीवमेंट इन स्पोर्ट, यानी कि पूरे स्पोर्ट में जो लाइफ टाइम अचीवमेंट रहा है उसके लिए यहाँ पर ये ध्यानचंद अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट बात की जा रही है तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड। ये एडवेंचर के फील्ड में जैसे लैंड सी एयर जो छलांग लगाते हैं, ये सारी चीजें जो भी आप लोग ने अलग अलग तरीके से जो एडवेंचर के गेम होते हैं लैंड सी या फिर एयर में, तो ये सारी चीजें यहाँ पर इसके चीजें यहाँ पर तेंजिंग नॉर्वे ये नेशनल एडवेंचर अवार्ड देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है एक पर्टिकुलर अवार्ड के बारे में जिसका नाम है मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये है यहाँ पर माका ट्रॉफी के नाम से भी इसको जाना जाता है। यहाँ पर टॉप ओवरऑल परफॉर्मेंस जो रहती है यूनिवर्सिटी, जहां पर इंटर यूनिवर्सिटी गेम होते हैं, यानी कि अलग अलग जब यूनिवर्सिटी के गेम होते हैं एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में जब बच्चे जाते हैं परफॉर्मेंस करने के लिए, तो वहां पर इंटर यूनिवर्सिटी, इंटर एक होता है इंट्रा INTRA, ठीक है। तो इंट्रा का मतलब होता है कि एक यूनिवर्सिटी के अंदर ही गेम होना, यहाँ पर है कि अलग अलग यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में लोगों का जाना। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। तो ये कॉर्पोरेट एंटिटी होती है, जैसे मान लीजिए TCS हो गया या फिर इन्फोसिस हो गया, फिर दूसरी कोई एंटिटी जो यहाँ पर इंडिविजुअल जो प्लेयर हैं उनके रोल को ध्यान में रखते हुए स्पोर्ट को प्रमोट करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए ये यहाँ पर अवार्ड दिया जाता है। तो इस तरीके से सारे अवार्ड कई बार आप लोगों से पूछ ले जाते हैं किस पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड है, तो इसलिए मैंने सोचा एक जगह इकट्ठा कर आप लोगों के सारे अवार्ड के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा, ताकि कोई कंफ्यूजन फ्यूचर में आप लोगों के माइंड में न रहे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है यहाँ पर ये बात की जा रही है स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के बारे में। स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड जो है उसके बारे में बात की जा रही है, और पांचवा जो एडिशन है यहाँ पर अभी एनुअल क्लीननेस सर्वे का यहाँ पर ये यहाँ पर अभी पांचवा एडिशन देखने को मिला, ठीक है। तो पांचवा एडिशन जो देखने को मिला, इसके चलते कौन कौन सा डेटा कवर किया गया तो ये यहाँ पर बताया जा रहा है। तो 2020 में यहाँ पर है पांचवा एडिशन, 2019 में चौथा एडिशन था, 2018 में तीसरा एडिशन, 2017 में ये यहाँ पर था दूसरा एडिशन, और 2016 में था पहला एडिशन। तो इस तरीके से 2020 में यहाँ पर पांचवा एडिशन है आप लोगों के सामने, 2016 से इसको स्टार्ट किया गया था। यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के बारे में, तो ये आज के डेट में किसके अंडर में है, तो पहले ये थी यहाँ पर वेंकैया नायडू जी के अंडर में, फिर वो वाइस प्रेसिडेंट बन गए, तो हरदीप सिंह पुरी जी के अंडर में यहाँ पर ये आ गई है आज के डेट में ये बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पर ये बॉडी जो है आज के डेट में जो मिनिस्टर है हरदीप सिंह पुरी जी हैं। जो सर्वे है इनके द्वारा किया गया 4242 सिटीज का सर्वे किया गया, 62 कैंटोनमेंट जो बोर्ड्स हैं और 97 जो गंगा टाउन्स हैं उनको यहाँ पर कवर किया गया। क्लीनेस्ट सिटी जो है इंडिया के अंदर में अगर आप लोग बात करें तो उसको इंदौर को यहाँ पर क्लीनेस्ट सिटी का दर्जा दिया गया, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर में है। ये 4th टाइम इन द रो, यानी कि पिछले 4 सालों से यहाँ पर ये अवार्ड जीती हुई आ रही है। अभी फिलहाल सूरत और जो नवी मुंबई यहाँ पर वो 2nd और 3rd पोजीशन पर देखने को मिल रही है, जो कि बात करते हैं मोर देन 1 लाख पॉपुलेशन वाले एरिया के बारे में। क्लीनेस्ट स्टेट कौन सा है जहां पर मोर देन 100 अर्बन लोकल बॉडीज हैं, तो छत्तीसगढ़ है। ये क्लीनेस्ट स्टेट कौन सा है जहां पर लेस देन 100 अर्बन लोकल बॉडीज हैं, तो यहां पर ये झारखंड है। इसी के साथ में क्लीनेस्ट जो अवार्ड टाउन दिया गया टाउन का, तो यहां पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा अलोंग द गंगा बैंक रिवर के, तो ये वाराणसी को दिया गया है। इसी के साथ में क्लीनेस्ट कैपिटल कौन सी है हमारी कंट्री के अंदर, तो ये न्यू दिल्ली है। क्लीनेस्ट कैंटोनमेंट एरिया जो जहां पर जो आर्मी बेसिकली रहती है, तो यहां पर उसको जालंधर कैंटोनमेंट जो जोन है उसको दिया गया है, ठीक है। तो यहां पर ये जालंधर वाला एरिया कैंट एरिया जिसको आप लोग कहते हैं। क्लीनेस्ट सिटी जो कौन सी है यहाँ पर जो 40 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है, तो वो है अहमदाबाद। अगर बात करें यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर के बारे में, तो रेटिंग प्रोटोकॉल यहाँ पर इसकी रहती है। तो एक तो 5 स्टार सिटी की बात की जाती है, तो 5 स्टार सिटी रहती है, 3 स्टार और 1 स्टार। 5 स्टार में 6 सिटी है यहाँ पर। इंदौर, ये देखिए ये भी आप लोगों से कई बार पूछ ले जाते हैं, जो खासकर 5 स्टार जरूर याद रखिएगा। अंबिकापुर हो गया, नवी मुंबई हो गया, सूरत, राजकोट और मैसूर, ये 5 स्टार सिटी की कैटेगरी में इनको रखा गया है। 3 स्टार में 86 सिटी है और 1 स्टार में 64 सिटीज हैं जिनको यहां पर इस कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट मिनिस्ट्री पूछ ली जाती है कौन से नंबर का अवार्ड है, कौन सा राज्य है, तो कुछ इस तरीके की बातें जरूर याद रखेगा। और हाँ, जो भी मैंने यहाँ पर आप लोगों को नाम बताया, अगर इन पर्टिकुलर एरिया से आप लोग किसी से भी बिलोंग करते हैं तो आप लोग उसको जरूर याद रखेगा। एग्जाम में आप लोग पूछा जा सकता है, फिर इंटरव्यू में भी आप लोगों से यहाँ पर इस तरीके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मान लीजिए आप लोग इंदौर से आते हैं, ठीक है, तो इंदौर में ऐसा क्या है जहां पर इतने अच्छे यहां पर आप लोगों को ये सफाई देखने को मिलती है, एज कंपेयर टू दूसरी सिटी में नहीं देखने को मिलती है, ठीक है। तो इंदौर में ऐसी क्या स्टेप उठाए गए हैं एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, तो इस तरीके से लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए जब आप लोग इंटरव्यू में जाते हैं तो, ठीक है, अपने लोकल एरिया के बारे में। आगे बढ़ते हैं। इंपोर्टेंट न्यूज यहां पर बन जाती है। सबसे पहले आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है। पहली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो थी वो हमारी कंट्री में 1968 में लाई गई थी, दूसरी जो थी वो 1986 में, और तीसरी जो है ये 2020 में अभी हमारी कंट्री में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है। तो 2020 की जो नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो ड्राफ्ट अभी हमारी कंट्री में लाए हैं, तो उसमें यहाँ पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड रिकमेंडेशन दी गई है, ताकि जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट है उसका नाम चेंज करके यहाँ पर ये एजुकेशन मिनिस्ट्री यहाँ पर कर दी जाए।
तो रमेश पोखरियाल जो है आज के डेट में यहाँ पर नरेश जो बेसिकली निशांक पोखरियाल है, ठीक है, तो ये यहाँ पर आज के डेट में मिनिस्टर है हमारी कंट्री के, इस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के। तो ये जो मिनिस्ट्री थी यहाँ पर पहले इसको एजुकेशन मिनिस्ट्री के नाम से ही जाना जाता था, पर लेकिन 1985 में राजीव गांधी गवर्नमेंट के द्वारा इसका नाम चेंज करके यहाँ पर क्या कर दिया गया, इसका नाम चेंज करके ये ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री कर दिया गया। पीवी नरसिम्हा राव जी थे जो हमारी कंट्री के ये फर्स्ट ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर बने जब राजीव गांधी जी यहाँ पर मिनिस्टर थे, वो सॉरी प्राइम मिनिस्टर थे। 2018 में यहाँ पर फिर से नाम चेंज किया गया, यहाँ पर एचआर ये 2018 में फिर से नाम चेंज करने की रिकमेंडेशन दी गई यहाँ पर राम बहादुर राय के द्वारा, ठीक है, राम बहादुर राय के द्वारा, ठीक है। तो ये चेयरमैन थे यहाँ पर। ये क्वेश्चन बन सकता है कि राम बहादुर राय सॉरी इंडियन, ये यहाँ पर बात की जा रही है इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट के बारे में, तो इससे कनेक्टेड थे। आल्सो चेयरमैन थे यहाँ पर ज्वाइंट ऑर्गेनाइजेशन कमेटी की जो कॉन्फ्रेंस ऑन एकेडमिक लीडरशिप ऑन एजुकेशन के बारे में हम लोग बात करते हैं, एजुकेशन एंड रिसर्जेंस, ठीक है, तो इसके बारे में भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स का नाम चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। तो कौन यहाँ पर पहले मिनिस्टर हैं, तो ये है रमेश निशांक पोखरियाल, तो इनका नाम आप लोग याद रख सकते हैं। और अभी नेशनल जो ड्राफ्ट पॉलिसी हमारी कंट्री में लाई गई है, नई ड्राफ्ट पॉलिसी। एक और इंपॉर्टेंट बात है, जो एजुकेशन है वो कौन करंट लिस्ट के अंडर में आता है। कौन करंट लिस्ट हमारी संविधान में 7वें शेड्यूल में रखी गई है। एक होती है सेंट्रल लिस्ट, दूसरी होती है स्टेट लिस्ट, तीसरी है कौन करंट लिस्ट, यानी कि दोनों मिलकर यहाँ पर लॉ बना सकते हैं। पहले स्टेट लिस्ट के अंडर में आता था, पर लेकिन 42वां संविधान में संशोधन किया गया था 1976 में, उसके बाद में यहाँ पर ये इसको कॉन्करेंट लिस्ट में ला दिया गया था। इसी को हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं, यानी कि छोटा संविधान, क्योंकि इतने सारे चेंजेस के अंदर लाए गए थे। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन भी आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन की फॉर्म में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट ये न्यूज आप लोगों को पता चली गई है, इसके बारे में थोड़ा सा एक ओवरव्यू आप लोगों को दे देता हूं। यूनियन कैबिनेट के द्वारा अप्रूवल दिया गया नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के बारे में, जिसको एनआरए बोला गया है। ये यहाँ पर हमारी कंट्री में कॉमन ये एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट कराया करेगी। ये क्या होगा बेसिकली इसके बारे में जानते हैं। आज की डेट में आप लोग जानते हैं एसएससी एग्जाम कंडक्ट कराती है, रेलवे एग्जाम कंडक्ट कराती है, जिसको रेलवे बोर्ड बोलते हैं आप लोग, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। एसएससी को बोलते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, और इसी के साथ में आईबीपीएस, जिसको बोलते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। तो ये बेसिकली तीन जो प्राइमरी हमारी कंट्री में सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, इनको चेंज कर यहाँ पर जो इसका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, अलग अलग जो कराया जाता है, ये अब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी कराया करेगी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के तहत। यहाँ पर इसमें 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। बेसिकली शॉर्ट लिस्ट जो कैंडिडेट होंगे वो ग्रुप सी और ग्रुप बी के लिए होंगे, नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए, और यहाँ पर इनको 3 लेवल में एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। एक लेवल तो ग्रेजुएट के बाद में होगा, यानी कि जो ग्रेजुएट हो चुके हैं उनके लिए एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। दूसरा हायर सेकेंडरी के लिए, यानी कि 12वीं के बाद में, और तीसरा होगा मैट्रिकुलेट, यानी कि 10वीं के बाद में। तो 3 लेवल पर ये एग्जाम कंडक्ट कराया करेंगे। तो गवर्नमेंट जो है इसके लिए यहाँ पर अभी रिसेंटली 1517 के करीब करोड़ रुपए यहाँ पर इसके लिए दिए गए हैं, ताकि इसको ढंग से इंप्लीमेंट किया जा सके और एग्जाम कंडक्ट कराया जा सके। अब एक बार आप लोगों का यहाँ पर स्कोर अगर आ गया तो 3 साल के लिए वो वैलिड रहेगा, और अगर आप लोग उससे एक तरह सेटिस्फाई नहीं है, फिर से एग्जाम दीजिए, फिर से अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं। तो इनडायरेक्ट वे में कई सारी अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स को मिलेंगी, ताकि वो एक ही स्कोर के ऊपर नए एक तरह से जूझते रहें और अच्छा उनके पास में अपॉर्चुनिटी रहे आगे अपना स्कोर बढ़ाने की। ठीक है, याद रखना इसके बारे में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है मध्य प्रदेश के बारे में। तो हमारी कंट्री में जो मध्य प्रदेश राज्य है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये बेसिकली मध्य प्रदेश राज्य हो गया। ठीक है, तो मध्य प्रदेश जो राज्य है यहाँ पर गुजरात टच करता है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़, तेलंगाना और महाराष्ट्र। तो मध्य प्रदेश राज्य के बारे में यहाँ पर बात ये की जा रही है कि मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा अभी अपने राज्य के अंदर में एक डिसीजन लिया गया है कि जो ऑल गवर्नमेंट जॉब है यहाँ पर वो मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए होगी, बाहर का कोई भी यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकता है। तो जो राइटर है यहाँ पर ये बोल रहे हैं बेसिकली कि फंडामेंटल राइट का हनन है यहाँ पर, जो राइट टू इक्वलिटी के बारे में हम लोग बात करते हैं। हमारे संविधान में आर्टिकल 16 में ये रखा गया है। जब आर्टिकल में जाते हैं फंडामेंटल राइट में, तो पार्ट 3 है हमारे संविधान में, पार्ट 3 में से आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक आप लोगों को फंडामेंटल राइट देखने को मिलते हैं। तो इसमें आर्टिकल जो 16 है ये यहाँ पर बात करता है बेसिकली राइट टू इक्वलिटी के बारे में। तो कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देता है कि इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए यहाँ पर हमारी कंट्री में अंडर लॉ, मेट्रो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये बेसिकली होना चाहिए। तो इस तरीके से स्टेट जो है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता बर्थ के या फिर रेजिडेंस के बेस पर, यानी कि यहाँ पैदा हुए तो बस यहीं पे जॉब मिलेगी, तो इस तरीके से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। आर्टिकल 16 का जो सेकंड पार्ट है वो बोलता है नो सिटीजन शैल ऑन द ग्राउंड ऑफ ओनली रिलीजन, रेस, कास्ट, ये इसी के साथ में सेक्स, डिसेंट, नेक्स्ट यहाँ पर बर्थ प्लेस या फिर रेजिडेंस, ये कोई इसके बेस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। तो इनडायरेक्ट वे में बोला जाए यहाँ पर फंडामेंटल
राइट का हनन हो रहा है अगर इस पर्टिकुलर आर्टिकल के हिसाब से हम लोग चलते हैं। अगर आगे बढ़े हम लोग आर्टिकल 16 का जो 3 पोर्शन है यहाँ पर ये बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड एक एक्सेप्शन प्रोवाइड कराता है, पार्लियामेंट की लॉ बना सकती है इसके ऊपर अगर रिक्वायर्ड है कि जो रेजिडेंट है यहाँ पर उनके पर्टिकुलर स्टेट के लिए उनके जॉब के बारे में, तो पार्लियामेंट को भी यहाँ पर पावर दे रखी है, स्टेट के हाथ में पावर नहीं है, पार्लियामेंट यहाँ पर लॉ बना सकती है। पर एक केस था यहाँ पर 1984 का जो कि यहाँ पर यह है डॉक्टर प्रदीप जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। कोर्ट के द्वारा एक्सप्रेस किया गया था यहाँ पर अपना कंसर्न ओपिनियन एक तरीके पॉलिसी को लेकर के अनकॉन्स्टिट्यूशन है, पर फिर भी यहाँ पर ये केस आप लोग देखिए, ये केस था बेसिकली यहाँ पर इस केस में 1984 में यहाँ पर आप लोग देखते हैं ये केस था जो यहाँ पर इसमें रिजर्वेशन यहाँ पर देने की बात की गई 212 आउट ऑफ 262 सीट ओपन कैटेगरी सीट एप्लीकेशन एमबीबीएस के लिए फ्रॉम विद इन द स्टेट, यानी कि और के लिए यहाँ पर नहीं होगी, और सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया इसको, डिसीजन को बरकरार रखा था। तो इसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। तो कई बार सुप्रीम कोर्ट के देखने का नजरिया जो होता है उसके हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि कैसी चीजें चल रही हैं, तो इस केस को भी मेंशन आप लोग कर सकते हैं अगर इसके बारे में कुछ बातें पूछी जाती हैं तो, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, ये आर्टिकल्स भी न्यूज में है तो ये भी देखिए, कभी भी आप लोग को आर्टिकल्स रटने नहीं होते हैं, जो आर्टिकल न्यूज में होते हैं ना उनसे क्वेश्चन बन जाते हैं, जो फिलहाल न्यूज चल रही है उसका बैकग्राउंड जाकर पढ़िए, इससे बेस्ट कोई तरीका नहीं है कि अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करने का, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट जो न्यूज है यहां पर बात की जा रही है श्रीलंका के बारे में। तो क्या हो गया, सॉरी, श्रीलंका गवर्नमेंट के बारे में अगर बात की जाए तो आज के दिन में 2 भाई बैठे हैं, एक का नाम है महिंदा राजपक्सा, दूसरे का नाम है गोटबाया राजपक्सा। तो एक प्रेसिडेंट है और एक प्राइम मिनिस्टर है। पहले जो थे यहाँ पर महिंदा राजपक्सा थे यहाँ पर प्रेसिडेंट हुआ करते थे, पर लेकिन यहाँ पर इनके संविधान में अमेंडमेंट किया गया था यहाँ पर, जिसके चलते जो अमेंडमेंट 19 था वो ये बोलता था कि कोई पर्टिकुलर पर्सन बस 2 बार प्रेसिडेंट बन सकता है। तो अभी दोनों भाई पावर में आ गए हैं, तो उन्होंने सबसे पहले आकर इसी को हटाया कि यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि 2 बार प्रेसिडेंट बन सकते हैं, जितनी बार चाहो आप लोग प्रेसिडेंट यहाँ पर बन सकते हो। तो महिंदा राजपक्सा जो है यहाँ पर वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर पाए थे, इसीलिए इनके भाई के द्वारा इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया गया, ये गोटबाया राजपक्सा के द्वारा। तो महिंदा राजपक्सा जो है यहाँ पर अब फिर से यहाँ पर ये प्राइम मिनिस्टर बनकर आए, तो इनके लिए रास्ता खुल गया, आगे ये प्रेसिडेंट बन सकते हैं। तो इसके लिए इसको रिपील करने के लिए इनके द्वारा संविधान में ये 20वां संशोधन लाया गया है, 19वें संशोधन को रिपील करने के लिए, यानी कि हटाने के लिए। अब देखने वाली बात यह किस तरीके से यहाँ पर ये कंडीशन को इंप्लीमेंट कर पाते हैं। उनके द्वारा क्या किया गया था, जब पहली गवर्नमेंट थी यहाँ पर मैत्रीपाला सिरिसेना की, उनके द्वारा यहाँ पर काम किया गया था बेसिकली कि 2 टर्म से ज्यादा प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है, उसकी एग्जीक्यूटिव पावर भी यहां पर कटेल कर दी गई थी, ट्रांसफर कर दी गई थी पार्लियामेंट को या इंडिपेंडेंट कमीशन को। तो ये सारी चीजें जो थी यहां पर इनके द्वारा हटाई गई है और फिर से प्रेसिडेंट के हाथ में ज्यादा पावर दी गई है। तो ये सोचने वाली बात है, देखते हैं आगे क्या कंडीशन बनती है, क्योंकि एक टाइम ऐसा था जो ये डिक्टेटर का रोल प्ले कर रहे थे कम से कम कंट्री में, तो उसके चलते यहाँ पर ये सारे स्टेप उठाए गए थे। अभी देखते हैं क्या सिचुएशन नॉर्मल बनती है। तो आर्टिकल यहाँ पर ये अमेंडमेंट 19th और 20th इसके बारे में आइडिया रखिएगा। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है नागालैंड के बारे में। नागालैंड से रिलेटेड आप लोगों को पता है कि ग्रेटर नागालिज्म के बारे में बात की जाती है, ग्रेटर नागालैंड बनाने की बात की जाती है। आखिर नागालैंड हमारी कंट्री में लोकेटेड कहाँ पर है? ये नागालैंड लोकेटेड है उधर अरुणाचल प्रदेश टच करते हैं, यहाँ आसाम, यहाँ मणिपुर। तो पूछे कितने राज्य टच करते हैं नॉर्थ ईस्ट के नागालैंड को, तो 3 राज्य यहाँ पर टच करते हैं। अरुणाचल प्रदेश हो गया, नीचे मणिपुर हो गया और नीचे हो गया मिजोरम, ठीक है। तो यहाँ पर ये बेसिकली और इंटरनेशनल बाउंड्री है म्यांमार की। तो ये चाहते हैं कि अरुणाचल प्रदेश, आसाम और मणिपुर का एरिया और म्यांमार का एरिया इसको अंडर कंबाइन कर एक नया राज्य बनाया जाए जिसको ग्रेटर नागालैंड बोलते हैं। तो इसी के चलते यहाँ पर अभी कंडीशन क्या चल रही है? कंडीशन ये चल रही है कि यहाँ पर एक गवर्नर है जिनका नाम है यहाँ पर गवर्नर आर एन रवि। तो आर एन रवि को ये चाहते हैं कि हटा दिया जाए, क्योंकि ये 23 ईयर ओल्ड जो पीस प्रोसीजर चला हुआ आ रहा था उसमें चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं इनके हिसाब से, यानी कि नहीं चाहते कि यहाँ पर कोई भी इसके अंदर चेंज हो। आखिर क्या हुआ रहा है अभी यहाँ पर? अगस्त 2015 में यहाँ पर ये बेसिकली एक एग्रीमेंट लाया गया जिसके तहत यहाँ पर इनको नागा जो नागा इशू थे दोनों साइड के उनको मेंशन किया गया और सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की गई सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो अभी जो रवि साहब है वो क्या चाह रहे हैं, इसमें से न्यू शब्द जो हैं, जो ओरिजिनली न्यू शब्द हैं यहाँ पर इसमें, तो उसको हटाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। जो इसको न्यू शब्द को अगर हटा देते हैं तो इसका मतलब ये होगा जो चीजें होंगी वो पुराने हिसाब से चलेंगी, यानी कि हो सकता है कि यहाँ पर एक तरीके से संविधान के हिसाब से भी चीजें चलाने की कोशिश की जा सके। न्यू शब्द का मतलब होता है कि न्यू सेंसिटिव जो पॉलिटिकली जो चीजें हैं उनको आप लोग समझिए और उसके हिसाब से आगे लेकर चलिए, यानी कि ये चाह रहे हैं कि पुराने हिसाब से चीजों को टैकल करके चला जाए, ना कि कोई नए हिसाब से चीजों को टैकल करना पड़े। तो इसी के चलते रिसेंटली अभी यहाँ पर न्यूज में है। तो इसी ये एरिया है यहाँ पर नागा पीस अकॉर्ड का, तो इसके चलते यहाँ पर ये नागालैंड में जो वासी हैं वो यहाँ पर प्रोटेस्ट दिखा रहे हैं और बोल रहे हैं कि इनको यहां पर हटाओ, क्योंकि ये पुराना जो अकॉर्ड साइन किया गया उसमें फेरबदल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए यहां पर ये न्यूज में है।
तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। सबसे पहले हम लोगों ने स्लेव ट्रेड अबोलिशन के बारे में जाना। नेक्स्ट हम लोगों ने जो यहाँ पर न्यूज देखी वो देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने डिटेल में आप लोगों को सारे गेम्स के बारे में बताया एक एक कर। आई होप कि माइंड में क्लैरिटी आई होगी आप लोगों को। फिर हम लोगों ने यहाँ पर समझा जो सर्वेक्षण जो स्वच्छता सर्वेक्षण के बारे में डिटेल में हम लोगों ने चीजें जानी। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर न्यूज देखी हमारी कंट्री में जो मिनिस्ट्री का नाम चेंज किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में बैकग्राउंड कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई आप लोगों को। नेक्स्ट यहाँ पर नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के बारे में हम लोगों को चीजें जानने को मिली। इसी के साथ में हम लोगों ने यहाँ पर मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा जो स्टेप उठाए जा रहे हैं और एक पर्टिकुलर केस भी हम लोगों ने जाना। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर समझा श्रीलंका में अमेंडमेंट के बारे में जो बात की जा रही है, क्या होगा उससे, क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, और नागालैंड के बारे में भी यहाँ पर कुछ चीजें जानने को मिली। तो ये था आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा। लेक्चर की पीडीएफ यहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम से। सारी पीडीएफ इकट्ठी एक जगह मिल जाएंगी जितने भी लेक्चर अब तक मैंने लिए हैं। और मेरे साथ में इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी आप लोग कनेक्ट रह सकते हैं। इनके लिंक भी वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। तो आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करनी है। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।